दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमजी शर्मा पर। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं चक्षु पब्लिकेशन से लिया गया प्रैक्टिस सेट 4 जो जीएस से संबंधित है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 101। भारत में निम्नलिखित में से वो स्थल स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? तो एलोरा की गुफाएं, काशी विश्वनाथ मंदिर, कुतुब मीनार और मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 102। 102 की बात की जाए तो 102 नंबर कहता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्रव अवस्था ठोस अवस्था में बदल जाती है, गैसीय अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाती है, या ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाती है, अथवा द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाती है। तो देखना है इसमें कौन सा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका डी जो है, द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाती है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वाष्पीकरण की यह प्रक्रिया है जिसमें कोई तत्व और यौगिक गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, और रसायन विज्ञान में द्रव से वाष्प में परिणामता होने की क्रिया जो है वाष्पीकरण प्रक्रिया कहलाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 103। 103 नंबर क्वेश्चन है, खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है? पेलाग्रा, अंधापन, स्कर्बी या ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कर्बी। खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से स्कर्बी रोग सही हो सकता है। और मित्रों, स्कर्बी रोग विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग हैं। ये एनीमिया, डिबिलिटी, थकावट, सहज रक्तस्राव, अंगों में दर्द, शरीर के कुछ अंगों में, पैरों में सूजन और कभी कभी मसूड़ों और दांत के नुकसान के कारण बन जाते हैं। और विटामिन सी का रासायनिक जो नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ये इसका रासायनिक नाम होता है। और ये आवश्यक पोषक तत्व और तत्व में जैसे नींबू होते हैं, आंवला होते हैं, ये मौसमी जो खट्टे फल पाए जाते हैं इनमें अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 104। 104 नंबर है, प्रस्तावित पूर्वी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? 1556 किलोमीटर, 1656 किलोमीटर और 1756 किलोमीटर या 1839 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1839 किलोमीटर। और पूर्वी समर्पित माल ढुलाई यानी गलियारा जिसको कहते हैं, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर भारत में जो है भारतीय रेल द्वारा निर्मित होने वाला माल ढुलाई का एक कॉरिडोर है। और ये कॉरिडोर 2 लाइनों का विद्युतीकरण कॉरिडोर होगा। और जगह कम होने के कारण लुधियाना और पंजाब से और खुर्जा उत्तर प्रदेश तक के कॉरिडोर की लाइन का यह है। ये माल ढुलाई का भारत से सबसे बड़ा गलियारा है और इसे रेलवे मार्ग की लंबाई 1839 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 105। 105 देख लेते हैं। 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्षयान का नाम क्या था? भास्कर था, आर्यभट्ट था, एप्पल था या रोहिणी था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ये आर्यभट्ट नाम था इसका। जो 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किया गया था ये अंतरिक्षयान, तो इसका नाम आर्यभट्ट था। और आर्यभट्ट का ये पहला उपग्रह है जिसमें इसके महान भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर नामित किया गया है। और ये सोवियत संघ जो है 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मॉस 3 और एम परीक्षण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 106। भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? झांसी है, ग्वालियर है, जयपुर है अथवा हैदराबाद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये हैदराबाद है। हैदराबाद शहर है और हैदराबाद भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी है। और ये दक्कन के पठार से मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। ये खूबसूरत शहर जो है कुतुब शाही परंपरा के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी प्रेमिका भानुमती को उपहार भेंट किया था। और हैदराबाद को निजाम का शहर यानी मोतियों का शहर भी कहा गया है। और ये शहर फलकनुमा पैलेस का घर दिखाई पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 107।
उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? 25 मार्च को, 2 अप्रैल को, 10 अप्रैल को अथवा 24 जनवरी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राज्य प्रांत का नाम था पहले इसका, और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश इसका नाम पड़ गया। इसी कारण 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 108। 108 की बात करें तो 108 में दिया है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? 1951 में, 1998 में, 2004 में अथवा 1980 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2004 ईस्वी में। और यूपीए यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिसका पूरा नाम है, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी और कांग्रेस इसी से संबंधित है और इसकी अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 109। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत? तो दोस्तों तनामी रेगिस्तान जो है ग्रेट सेंटी रेगिस्तान ये पूर्व में स्थित है और ये रेगिस्तान का क्षेत्रफल जो है 37,500 वर्ग किलोमीटर का है। वर्ग किलोमीटर का है यानी 37,500 वर्ग किलोमीटर का है। और ये रेगिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इसका जो 109 का हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 110। 110 की बात की जाए तो निम्न में से कौन सा कार्यांतरित सेल का उदाहरण है? यानी निम्न में कौन सा कार्यांतरित सेल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या चूना पत्थर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये संगमरमर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये कार्यांतरित सेल का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 111। 111 की बात की जाए तो खादर और भांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी का मतलब ये जल जो है जलों द्वारा बहा के लाई जाती है। और खादर और जो है मिट्टी के प्रकार हैं। इनमें खादर मिट्टी उपजाऊ होती है क्योंकि ये नदियों के द्वारा तत्व प्राप्त होते हैं और बहा के लाई जाती हैं। और भांगर मिट्टी एक प्रकार की पुरानी मिट्टी है। इसमें नदियों के बाढ़ का पानी भी नहीं पहुंच पाता है। ये मिट्टी कृषि के लिए उपजाऊ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो खादर और भांगर जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं और खादर मिट्टी उपजाऊ होती है और भांगर मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। चलिए इसको डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। ये इस तरह का डायग्राम है। ये पर्वतों से पत्थर काट काट के टुकड़े जो यहाँ ला के जमा कर देती है, उसके नीचे नीचे ये जो है नदियाँ बहती रहती हैं। तो ये भावर प्रदेश होता है और ये हिमालय से निकलती हैं। उसके बाद ये जब आगे बढ़ती हैं तो यहाँ एक चौड़े आकार में होती हैं और इसके अगल बगल जो है घास फूस उगे होते हैं। ये तराई क्षेत्र होता है। उसके बाद में ये नदियाँ जब आगे बढ़ती हैं तो ये इसके बगल बगल जो है बगल बगल मिट्टी को जमा कर देती हैं और एक तरफ से निकल जाती हैं। चलिए दूसरे डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये प्रकार की जो बगल बगल ये मिट्टी जो है और अवशेष जो बहा के लाती हैं, पत्थर और पेड़ पौधे जो लाती हैं खादर प्रदेश में यार अर्थात जमा कर देती हैं, तो ये खादर प्रदेश कहलाता है। और ये नदियाँ फिर आगे बढ़ जाती हैं। फिर ये जा कर के अपना कई रास्तों में निकल जाती हैं तो वहाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इस तरह ये डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? पानी, मृदा, हवा और कवक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कवक। कवक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों फफूंद या कवक एक प्रकार का जीव है जो पदार्थों से प्राप्त होता है। फफूंद और कवक एक प्रकार का जीव है जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। और इसका सबसे बड़ा जो है लाभ होता है वो संसार में अपमार्जक के रूप में कार्य करना है। कवक जो है फंगस जिसे कहते हैं, जीवों का एक विशाल समुदाय है जिसे साधारणतः वनस्पतियों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 113। 113 नंबर क्वेश्चन है, हीरे की चमक का कारण है? कौन सा कारण है? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण या प्रकाश का ध्रुवण अथवा प्रकाश का अपवर्तन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन। और हीरे की चमक का कारण यही है जो प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, इसी कारण जो है हीरा चमकता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 114।
114 नंबर की बात की जाए तो 114 नंबर क्वेश्चन है, पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय दो बाल्टियों में अलग अलग दोनों हाथों से ले जाना आसान होता है, क्योंकि ऑप्शन दिया गया है बाल्टियों का भार संतुलित होता है, गुरुत्व केंद्र शरीर में होता है और गुरुत्व केंद्र और संतुलन केंद्र पैरों में होता है। उसके बाद है ऑप्शन हमारा है बाल्टियों का परिणामी भार जो होता है वो शून्य होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, गुरुत्व केंद्र और संतुलन केंद्र जो है पैरों में होता है। और पानी की एक बाल्टी केवल एक हाथ से ले जाने के बजाय दो बाल्टी अलग अलग ले जाना आसान होता है, क्योंकि यही कारण होता है कि गुरुत्व जो है गुरुत्व केंद्र संतुलन केंद्र उसका पैरों में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 115। 115 की बात की जाए तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन या स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 20 अगस्त 1928 को ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, जो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और राजा राम मोहन राय के उपदेशों का सार जो है सर्वप्रथम संभव था। ब्रह्म समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों, और बुराइयां क्या थी उस समय? सती प्रथा, बहुपत विवाह, अस्पृश्यता और वेश्यागमन, जाति प्रथा आदि ये जो है समस्याएं थी, इसको समाप्त करना इसका जो है लक्ष्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 116। 116 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1812, 1800 में, 1806 में अथवा 1813 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1806 ईस्वी में। बेल्लोर विद्रोह जो है 10 जुलाई 1806 को मद्रास राज्य के बेल्लोर में एक ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सिपाहियों द्वारा किया गया पहला सैनिक विद्रोह था। और इस विद्रोह का कारण था कि भारतीय सैनिकों को धार्मिक प्रतीक पहनने से मना किया जाना था। बेल्लोर विद्रोह के दौरान जॉर्ज बालो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 117। 117 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? शारदा नदी पर, चंबल नदी पर, बेतवा नदी पर अथवा घाघरा नदी पर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। और ये झांसी से 25 किलोमीटर की दूरी पर परीक्षा बांध बेतवा नदी पर बना है, और इसका निर्माण बिजली उत्पादन के लिए परीक्षा थर्मल पावर प्लांट के द्वारा भी किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 118। निम्नलिखित में से किसे शेर बलिया के नाम से जाना जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन दिए गए हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, चित्तू पांडे और मंगल पांडे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्तू पांडे। चित्तू पांडे को बलिया का शेर बलिया के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 119। 119 की बात की जाए तो वर्ष 2007 में किस स्मारक को विश्व के नए 7 आचार्यों में से 7 आश्चर्यों में से एक को विजेता घोषित किया गया है? ताजमहल, हवा महल, आगरा का किला या कमल मंदिर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये ताजमहल को विजेता घोषित किया गया है। और वर्ष 2007 में ताजमहल को विश्व 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया था। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल को याद में कराया जो है बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 120। मित्रों 120 की बात की जाए तो 120 दिया गया है, निम्नलिखित में से वो परिवहन तंत्र कौन सा है जो एक वर्ष में भारत में सर्वाधिक संख्या में यात्रियों को ले जाता है? तो ऑप्शन दिया गया अंतर्देशीय जल परिवहन, भारतीय रेलवे, अशोक लैलैंड बसें और टेल्को बसें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे इसका राइट आंसर हो जाएगा। और परिवहन जो है भारतीय रेलवे है, और एक वर्ष में भारत का सर्वाधिक संख्या जो है यात्रियों को ले जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 121। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसका शॉर्ट नेम है BHU की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, गणेश शंकर विद्यार्थी, गोविंद बल्लभ पंत अथवा मदन मोहन मालवीय? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। और इस विश्वविद्यालय के मूल में डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा स्थापित और संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की प्रमुख भूमिका थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 122। 122 नंबर क्वेश्चन है, केल्विन सिस्ट्रान और माइक क्रेगर निम्नलिखित में से किसके संस्थापक हैं? तो व्हाट्सएप के, ट्विटर के, इंस्टाग्राम के और लिंक्डइन के?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये ट्विटर के हैं। और ट्विटर जो है ये सेवा इंटरनेट पर 2006 से प्रारंभ की गई थी। ट्विटर कई सामाजिक नेटवर्क और जाल स्थलों का एक माइस्पेस और फेसबुक पर काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है। ये माइक्रो ब्लॉगिंग की तरह होता है जिस पर उपभोक्ता जो है बिना विस्तार और अपने विचार व्यक्त कर सकता है। ऐसा ही ट्विटर पे एक भी मात्र 140 में से विचार व्यक्त हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 123। 123 देख लेते हैं। भारत एक भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता। संसद सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। यह कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यह शक्तियां केंद्र और राज्य के बीच में स्पष्ट रूप से बांट दी गई हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्यपालिका संसद के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। और भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 124। 124 की बात करते हैं। तो 124 में दिया गया है संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसको पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत बड़ा दिया गया है। चलिए इसको फिर से देखते हैं। 124 संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था और प्रत्यक्ष निर्वाचन के परिणाम स्वरूप हुआ और ये बहुदलीय निकाय था या वो कई समितियों के माध्यम से काम जो है करता था। तो ऑप्शन दिए गए हैं ये 1 और 2, 2 और 3, 1 2 1 3 और 4 और या 1 2 3 और 4 अर्थात इसमें कौन कौन से सही हैं। तो ये दिया गया है। तो इसका जो है सही मिल जाएगा आपको सी 1 3 और 4 यानी 1 सही हो जाएगा अर्थात वो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था और 2 नहीं होगा, 2 गलत हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा वो बहुदलीय निकाय था और चौथा हो जाएगा वो कई समितियों के माध्यम से काम करता था अर्थात 1 3 और 4 ये राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 125। 125 को देख लेते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है राष्ट्रपति के विशेष सचिव द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा या लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति द्वारा संयुक्त रूप से अथवा प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। 126 देख लेते हैं। मंदिर के जिस भाग में देवता विराजमान होते हैं उसे कहा जाता है मंडप, गर्भगृह और गोपुरम या बिजमान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गर्भगृह। और मंदिर को जो है कई भागों में बांटा गया है जैसे मंडप होता है और हॉल टाइप का होता है, यहाँ भजन कीर्तन होता है। गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार को कहा जाता है और विमान मंदिर के शिखर को कहा जाता है। तो मंदिर के जिस भाग में देवता विराजमान होते हैं उसे गर्भगृह कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 127। 127 देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे। श्री राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है जिम्मेदार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 128। 128 की बात की जाए तो 128 में दिया गया है दारा सिकोह के उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया था। माइला उल बहराइन, सिर अकबर, अल फिहरिस्त और किताबुल बयान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन बी सिर अकबर के द्वारा किया गया था। तो दारा सिकोह उपनिषद जो है फारसी में अनुवाद सिर अकबर के नाम से किया गया था और दारा सिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 129। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है। भगवद गीता, बाणी, गुरुमुखी अथवा गुरु ग्रंथ साहब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये गुरु ग्रंथ साहब जो है सिख धर्म की पवित्र पुस्तक मानी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 130। 130 देखते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, शिक्षा पर थी, जन्म पर थी या व्यवसाय पर थी अथवा प्रतिभा पर थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो व्यवसाय पर थी। जो जैसा व्यवसाय करता था उसके अनुसार वर्ण व्यवस्था लागू थी। और आरंभिक वैदिक काल वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। या उत्तर वैदिक काल जो है ये जन्म पर आधारित थी। तो आरंभिक वैदिक काल जो वर्ण व्यवस्था थी
ये व्यवसाय पर आधारित थी, और जो बाद में वैदिक काल थी ये जो है जन्म पर आधारित थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 131। 131 देख लेते हैं। आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। वह अधिक लंबे और बलवान थे। वह एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, अथवा उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 132। 132 देख लेते हैं। प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के यहाँ भरना है जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो मेरठ में पाए जाते हैं, मिर्जापुर में पाए जाते हैं, वाराणसी में पाए जाते हैं, या बांदा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिर्जापुर में पाए जाते हैं। और प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से ये बनाए गए हैं चित्र और गहरे लाल के जो है रंगे गए हैं, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 133। 133 है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा अथवा नरेश मेहता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सुमित्रा नंदन पंत जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 134। 134 देखते हैं। अत्यधिक बिक्री वाली हैरी पॉवर श्रृंखला की पुस्तकों के लेखक कौन है? इग्राम स्मिथ, सिडनी शेल्डन, J.K. रोलिंग या विक्रम सेठ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा J.K. रोलिंग। J.K. रोलिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये पुस्तक जो है अत्यधिक मात्रा में बिकती है। हैरी पॉवर श्रृंखला की पुस्तक है जो J.K. रोलिंग के द्वारा कृत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 135। 135 है। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी है, साबरमती, ताप्ती अथवा नर्मदा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी है जो भारत में पूर्व से लेकर पश्चिम की तरफ बहती है, अर्थात इधर से बहती है पूर्व से पश्चिम। बाकी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं, अन्य दिशाओं से बहती हैं, लेकिन ये पूर्व से पश्चिम की तरफ जो है ये नर्मदा नदी बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 136। 136 देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष किस मंत्रालय के अंतर्गत चलाया गया है? केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या आयुष मंत्रालय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिवार कल्याण मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये चलाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 137। 137 देखते हैं। ये है निम्नलिखित में से किस देश में बलखस झील अवस्थित है? रूस में, कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में या तजाकिस्तान में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये कजाकिस्तान में स्थित है। और लेक बलखास विश्व की 15वीं सबसे बड़ी झील है और इसका 85% भाग जो है कजाकिस्तान में और 15% भाग जो है चीन में पाया जाता है। यानी 85% भाग जो होता है ये कजाकिस्तान में पाया जाता है और इसका जो 15% भाग होता है ये चीन में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 138। 138 देखते हैं। पूंजीगत प्राप्ति सरकार की वो प्राप्ति है जिसे देयता उत्पन्न होती है, परिसंपत्तियां कम होती हैं। ये और बी दोनों सही है और ना ये सही है ना बी सही है। तो इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है, अर्थात ए और बी दोनों सही है। पूंजीगत प्राप्तियां हैं जैसे विनिवेश हैं, ऋण है, और सरकार की वो प्राप्तियां होती हैं जिसे या तो सरकार की देयता में वृद्धि होती है या परिसंपत्तियों में कमी आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 139। इसको देख लेते हैं। फ्लेमिंग का वामहर्ष नियम किससे संबंधित है? धारा पर विद्युत क्षेत्र, चुंबक पर चुंबकीय क्षेत्र और चुंबक पर विद्युत क्षेत्र या धारा पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा पर चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों फ्लेमिंग का वामहस्त का जो नियम है वो धारा पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से संबंधित है और इसी नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की उंगलियों पर एक दूसरे के लंबवत फैलाई जाए तो तर्जनी उंगली जो होती है चुंबकीय दिशा को मध्यमा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को और अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को प्रेरित करता है। ये चित्र से स्पष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 140। किन दो देशों की सेना के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन हुआ है? भारत नेपाल, भारत श्रीलंका
और भारत बांग्लादेश या भारत अफगानिस्तान, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका जो है सेना के बीच संयुक्त अभियान अक्टूबर माह में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 141। आयोडीन की कमी से होता है रतौंधी होता है, कर्क रोग होता है, घेघा रोग होता है, या सुस्थिरता रोग होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ये घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 142। 142 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? नागालैंड में, मणिपुर में, त्रिपुरा में या सिक्किम में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, नागालैंड में कमी आई है। मित्रों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में 0.47% की 0.447, एक मिनट फिर से लिख देते हैं, 0.4 और 7 ये प्रतिशत थी ऋणात्मक वृद्धि दर रही है, और ये एकमात्र राज्य है जिसमें जनसंख्या में कमी आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 143। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का संबंध उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? इलाहाबाद, प्रयागराज, जिससे पहले नाम था इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया है, कानपुर, गाजियाबाद या लखनऊ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद प्रयागराज। ऑप्शन ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश के जो सर्वाधिक 4 जनसंख्या वाले जिले हैं उनको क्रमवार देख लेते हैं। तो चलिए इनको क्रमवार देखा जाए। तो पहला नंबर तो हमारा है, ये है प्रयागराज। प्रयागराज प्रयागराज की बात की जाए तो ये है 5954। चलिए इसको पहले छोटा छोटा लिखते हैं, तो ये लिखते हैं प्रयागराज। प्रयागराज इसकी बात की जाए तो इसका है 5954 और 351। तो 59,54,351 इसका है। दूसरा फिर हमारा है मुरादाबाद। यह है मुरादाबाद। मुरादाबाद की बात की जाए तो 47,72,006। उसके बाद तीसरा है गाजियाबाद। यह है गाजियाबाद। गाजियाबाद की बात की जाए तो यह है 46,81,645। नेक्स्ट है चौथा, यह है आजमगढ़। आजमगढ़ आजमगढ़ की बात की जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है, जनसंख्या घनत्व है, ये है 46,13,913। तो ये रहे हमारे उत्तर प्रदेश के जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 बड़े जिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 144। 144 देखते हैं। सतही जल संस्थान कहाँ उच्चतर है? गंगा का मैदान, उत्तर पूर्वी भारत, प्रायद्वीपीय भारत या सिंधु का मैदान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, गंगा का मैदान। गंगा का मैदान जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 145। यूरोपा क्लीनर मिशन नासा का आगामी अंतर्गरीय मिशन है। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस ग्रह से है? बृहस्पति से है, मंगल से है, शनि से है या क्षुद्र ग्रह से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, बृहस्पति से है। ये बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा जो यूरोपा पर आवास की संभावनाओं को पता लगाने के लिए नासा द्वारा आगामी अंतर्राष्ट्रीय मिशन है। इसे जून 2023 में लॉन्च किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 146। 146 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया है? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब और जहांगीर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर के द्वारा किया गया है। और मुगल सम्राट ये जो है आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद में लाल किला, लाहौर का किला, ये सभी किला जो है अकबर के द्वारा निर्माण करवाए गए हैं। और दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और दिल्ली के पुराने किले का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 147। 147 नंबर है। बुद्ध ने, इसमें भरना है, मैं अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी झांसी में, बोधगया में, कौशाम्बी में या सारनाथ में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ में। महात्मा बुद्ध जो है बोधगया के पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान का प्राप्त इनको हुआ था, और यहीं पर सारनाथ में उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सबसे पहले उपदेश दिया था। और ये बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है इसे। और महात्मा बुद्ध ने जन साधारण को अपने उपदेश जो है पाली भाषा में दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 148। 148 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को
रामासार स्थल के रूप में नामित किया गया है। पार्वती अर्गा, सूर सरोवर, सुरहा ताल या ऊपरी गंगा नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा ऊपरी गंगा नदी। और वातावरण, वन और जलवायु परिवर्तन का मंत्रालय है ये उत्तर प्रदेश के वन विभाग की ग्रेटर नोएडा में स्थित है, धनौरी। और वहाँ रामसर कन्वेंशन का जो के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व को आर्द्रभूमि के रूप में प्रस्तावित करने के लिए कहा गया है। और ये स्रोत जो है ऊपरी गंगा नदी वाला क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 149। 149 देख लेते हैं। अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान, राज्यसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान, या राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान, अथवा विधान परिषद में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान के बारे में अनुच्छेद 330 में वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 150 और ये आज का अंतिम प्रश्न है। इसको देखते हैं। भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया है, जिसकी स्थापना कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत की गई है। ऑप्शन बी है अंतरिम सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव के अंतर्गत की गई है, या ऑप्शन सी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत की गई है, अथवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत ये की गई है। और भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया है। और ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत की गई है। और इस सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। तो आज की हमारे ये 50 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो पूरे हुए। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस पेपर के साथ। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।